कह रहा है तुम लोगों के भी लॉगिन मांगे हैं इसने, है ना? किसके लॉगिन? मैंने तुम लोगों का कोई आउटलुक का लॉगिन मांगा है? नहीं आईस्केल का नहीं, क्यों, क्या कह रहा है? जी जितनी लीव की है ना वो मैच नहीं कर रही है प्रेजेंट के साथ, है ना? जब हमने की नहीं है इतनी, जब लीव आपसे मांग के भी जाओ लेकिन वो बाद में एब्सेंट में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी फिर भी एब्सेंट ही जाती है, तो लीव बैलेंस में बचनी है ना। तो जी आपकी बैलेंस के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, तो देख ले। तो लेकिन आप मुझे आईस्केल का अपना लॉगिन दो, मैंने कहा तू मैं पास बैठी तू लगा, ये तो बुढ़े बुढ़ी का खेल है, तुझे मैं पासवर्ड देके तो मैं निकल जाऊं, तो पासवर्ड दे दो ना, बात क्यों भाई? इतने भी मैं अभी इतने नहीं आंख में रोटी डाल दी, अभी तो मुंह में डाल दी। शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। क्या हंस क्यों रही हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। सायरा, नुज़रत, मिशाइल, सलमान, सिर्फ 7-8 स्टूडेंट, बाकी लोग किधर हैं? CR प्लीज कम ऑनलाइन एवरी पर्सन। हाँ जी सिमरा, मैसेज करें बेटा, आपको पता नहीं कि क्लास का टाइम हो गया है एंड ओनली 8 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। मैं सबकी एब्सेंट मार्क करूंगी अगर आप लोग ना आए तो। जब आप लोगों को पता है कि क्लास का टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया, तो आप अभी भी सिर्फ 8 स्टूडेंट्स हैं। जल्दी से मैसेज करें सबको कि ऑनलाइन आए। हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक। जी सिद्रा, सबा, वर्दा। हाँ जी वर्दा, सबसे कहें बच्चे कि क्लास में आए। सबको पता है कि क्लास का टाइम क्या है और फिर भी अभी आप लोग जो है वो आराम आराम से सोच के आ रहे हैं। जल्दी से आए ताकि हम लोग उसको स्टार्ट करें। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? हाँ जी क्लास, व्हाट इज आवर लास्ट टॉपिक? लास्ट क्लास टॉपिक, लास्ट क्लास का हमारा टॉपिक क्या था? कौन बताएगा लास्ट क्लास का टॉपिक क्या था? What is our last class topic? हाँ जी कौन बताएगा? शायद जल्दी से बताएं। लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? क्लास सारे सोए हुए लगता है, किसी ने जाके रिवाइज करने की कोई नहीं की। हाँ जी ओनली सायरा नोज कि हमारा लास्ट जो है वो टॉपिक क्या था, बाकी सारे मस्त होके बैठे हुए हैं।
ओके, हम लोग कर रहे थे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। हमने रिक्रूटमेंट की बात की, सिलेक्शंस की बात की, उसके ऑब्जेक्टिव्स की बात की, एचआर मैनेजमेंट की बात की हम लोगों ने। हमने ये देखा रिक्रूटमेंट क्या होती है, ठीक है, रिक्रूटमेंट के गोल्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो आपकी स्ट्रेटजिक रिक्रूटमेंट डिसीजंस है वो क्या होते हैं, उसमें फुल टाइम, पार्ट टाइम, इंडिपेंडेंट, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोफेशनल, इन सब चीज़ों को देखा। टेम्परेरी वर्कर्स को देखा, सीजनल एम्प्लॉयज़ को देखा हम लोगों ने, ठीक है। आज हमने देखना है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को। तो सोर्सेज क्या होते हैं? सोर्सेज जो है वो दो तरह के होते हैं, एक आपके पास इंटरनल सोर्स होता है और एक आपके पास एक्सटर्नल सोर्स होता है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? इंटरनल सोर्स में वो कहता है कि जो पोस्टिंग एंड बिडिंग आ जाती है, ठीक है। आप किसी भी जगह पे एडवर्टाइजमेंट के लिए उसको पोस्ट करते हो या बिडिंग में डाल देते हो। प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र आ जाती है, एम्प्लॉय रेफरेंस आ जाते हैं, उसके बाद रिक्रूटिंग फॉर्मर एम्प्लॉयज़ एंड एप्लीकेंट्स, और फॉर्मर एम्प्लॉयज़ और एप्लीकेंट्स आ जाते हैं, और इसके साथ ही इंटरनल रिक्रूटिंग डेटाबेस आ जाता है। इंटरनल सोर्सेज की अगर हम एडवांटेजेस देखें तो मोरल ऑफ प्रोमोटी, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो आप मतलब प्रोमोटर, वो प्रोमोटी कौन है कि जिसको आपने आगे लेके जाना है, जो आपका एम्प्लॉय है। बेटर असेसमेंट ऑफ द एबिलिटीज़, ठीक है। इंटरनल है तो उसको हम जो है असेसमेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमें उसकी रिप्यूट के बारे में भी बताया, उसकी पहली जो जॉब एक्सपीरियंस उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। लोअर कॉस्ट फ्रॉम सम जॉब्स, इसके अलावा कॉस्ट जो हमारी है उसके ऊपर कम आती है, हमें उस तरह से एडवर्टाइज नहीं करना पड़ता, ठीक है। उसके लिए हमें कोई बिल बोर्ड्स या किसी न्यूज़पेपर में इश्तेहार नहीं लगाना पड़ता। मोटिवेटेड फॉर गुड परफॉर्मेंस, और जो गुड परफॉर्मर होते हैं उनके लिए एक अच्छी ये मोटिवेशन है कि मतलब वो भी सोचते हैं कि हम लोग भी नेक्स्ट जब इस तरह की कोई सीट्स आए या इस तरह की कोई वैकेंसीज आए तो हम इसके अगेंस्ट अप्लाई करें, ठीक है। कॉजेज है सक्सेशन ऑफ प्रमोशन, और इसी तरह से जो आपकी कॉजेज होती हैं प्रमोशन की, इन्हीं सोर्सेज की वजह से बनती है। और हैव टू हायर ओनली एट एंट्री लेवल, और आपकी जो हायरिंग होती है वो एंट्री लेवल पे होती है, जिससे आगे जो है वो आप फर्दर स्टेप अहेड करते जाते हैं। डिसएडवांटेज में देखें तो इनब्रीडिंग होती है। इनब्रीडिंग से मुराद क्या है कि मतलब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को उसका पार्ट बना रहे होते हैं। पॉसिबल मोरल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ऑफ दोज दैट नॉट परफॉर्म, ठीक है। और कोई बात हम उन लोगों को भी ऐसी असाइनमेंट दे देते हैं जो कि उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होते। पॉलिटिकल इनफाइटिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। प्रमोशन के लिए मतलब एक दूसरे से हम लोग फैसले करना शुरू कर देते हैं कि ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। नीड फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अलावा हमारे पास मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की नीड आ जाती है। तो ये सारी की सारी वो चीज़ें जो कि आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए एक्सटर्नल सोर्सेज में। तो एक्सटर्नल सोर्सेज में आपके पास स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, ये चीज़ें आ जाती हैं। लेबर यूनियन आ जाती है, मीडिया सोर्सेज आ जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज आ जाती हैं। तो ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सटर्नल सोर्सेज के साथ आ जाती हैं। उसके बाद इसमें आप देखिए अगर इसके एडवांटेजेस क्या है, न्यू ब्लड ब्रिंग्स न्यू पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। चीपर एंड फास्टर देन ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स। उसके बाद नो ग्रुप ऑफ द पॉलिटिकल सपोर्टर्स इन कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी मे ब्रिंग न्यू इंडस्ट्री इनसाइड। डिसएडवांटेजेस में आपके पास मे नॉट सिलेक्ट समवन हु विल फिट द जॉब ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बात क्या होता है कि कोई जॉब उसके लिए पर्टिकुलर जॉब के लिए अगर फिट नहीं है तो आप हम उसको भी जो है वो नहीं रख पाते, और समटाइम जो लोग एलिजिबल होते हैं उनको भी रख लेते हैं। मे कॉज मोरल प्रॉब्लम फॉर इंटरनल, और मोरल प्रॉब्लम जिसमें देखी जा सकती है कैंडिडेट्स नॉट सिलेक्टेड, कैंडिडेट्स को सिलेक्ट नहीं किया जाता। लॉन्गर एडजस्टमेंट्स और ओरिएंटेशन टाइम, और इसके अलावा हमें लॉन्गर एडजस्टमेंट और ओरिएंटेशन टाइम की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ ही आपके पास इंटरनल रिक्रूटिंग मेथड्स में आपके पास जॉब बोर्ड्स आ जाते हैं, एम्प्लॉयर वेबसाइट्स आ जाती हैं, जैसे मॉन्स्टर है, इंक्सपो है, करियर बिल्डर है, लाइफ साइको है, ठीक है, सेंको है, और याहू वगैरह, गूगल, मैन पावर, ये वो सारी की सारी साइट्स हैं जो कि आपकी जॉब रिलेटेड इंटरनल रिक्रूटमेंट से रिलेटेड होंगी, या आपकी अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन की। और इसके कॉस्ट सेविंग इसमें हम देख सकते हैं, टाइम सेविंग देख सकते हैं। एक्सपेंडेड पूल होता है, मतलब कि एट अ टाइम हमें एक ही छत के नीचे डिफरेंट क्वालिफिकेशन, डिफरेंट एक्सपीरियंस के लोग नज़र आ रहे होते हैं। डिसएडवांटेजेस में देखें तो बहुत से कोई बात आ गई कि अनक्वालिफाइड लोग भी ज़्यादा मिल जाते हैं हमें,
कि जो कि एज सच उस तरह से स्टडी का पार्ट नहीं होते, या आप कह लें कि उस तरह से उन पैरामीटर्स पे, उन एसओपीज पे पूरा नहीं उतरते, लेकिन हम उनको फिर भी अकोमोडेट करते हैं। एडिशनल वर्क फॉर एचआर स्टाफ मेंबर्स, एडिशनल वर्क हमें देखना पड़ता है एचआर स्टाफ मेंबर्स के लिए। मैनी एप्लीकेंट्स आर नॉट सीरियसली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, और बहुत से एप्लीकेंट जो है वो सीरियसली एम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं कर रहे होते। एक्सेस लिमिटेड और अनअवेलेबल टू सम एप्लीकेंट्स, और एक्सेस लिमिटेशन आ जाती है और अनअवेलेबिलिटी आ जाती है आपकी एप्लीकेंट्स की। क्वांटिटी ऑफ एप्लीकेंट्स की अगर देखें तो एज द गोल ऑफ द गुड रिक्रूटमेंट प्रोग्राम इज टू जनरेट ए लार्ज पूल ऑफ एप्लीकेंट्स फ्रॉम विच टू चूज। ठीक है, आपको एक लार्ज पूल जो है वो चूज करना, देखना होता है, इसमें से आपको चूज करना होता है। क्वांटिटी इज ए नेचुरल प्लेस टू बिगिन इवेल्युएशन। ठीक है, और एक क्वांटिटी जो होती है वो आपके पास नेचुरल प्लेस है, मतलब जाहिर सी बात है जो भी आपके पास पूल ऑफ कैंडिडेट्स या पूल ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो आपके सामने है। यील्ड रेशियो में देखेंगे द कंपैरिजन ऑफ द नंबर ऑफ द एप्लीकेंट्स एट वन स्टेज ऑफ द रिक्रूटिंग प्रोसेस टू द नंबर ऑफ द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, और एक स्टेज से दूसरी स्टेज के ऊपर सारी बात है, जब आप वन लेवल के ऊपर उनको सिलेक्ट कर लेते हो तो सेकंड लेवल के ऊपर ऑटोमेटिकली मूव कर जाते हो। क्वालिटी ऑफ एप्लीकेंट्स भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस, उनको हम उस क्राइटेरिया के अंदर सेट करते हैं। ठीक है, वो सारी की सारी स्पेसिफिकेशन देखते हैं, वो सारी की सारी परफॉर्मेंसेस देखते हैं। उसके बाद एवेल्युएटिंग रिक्रूटिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट, एंड एट द एंड हम क्या करते हैं, एवेल्युएट करते हैं कॉस्ट को, बेनिफिट्स को रिक्रूटमेंट के लिए। यानी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस टू एवेल्युएट रिक्रूटिंग एफर्ट्स। कॉस्ट में इंक्लूड डायरेक्ट कॉस्ट आ जाती है, जैसे एडवर्टाइजमेंट आ गई, रिक्रूटर सैलरीज, ट्रैवल एजेंसी फीस, टेलीफोन, एंड दी इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाती है, जिसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ आपके पास ऑपरेटिंग मैनेजर्स आ जाते हैं, पब्लिक रिलेशंस आ जाते हैं। अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है, आगे मैनेजर्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद यूजिंग यील्ड रेशियोज टू डिटरमिन नीडेड एप्लीकेशन। यील्ड रेशियो में हमें एप्लीकेंट्स की ज़रूरत होती है, इनिशियल कॉन्टैक्ट्स या फाइनल इंटरव्यू, और इसमें हमारे पास यील्ड रेशियो 3:1 होती है, यानी कि 300 एप्लीकेंट्स आपके पास होते हैं, 100 फाइनल इंटरव्यूज होते हैं। फाइनल इंटरव्यू ऑफर यील्ड रेशियो 2:1। उसके बाद 50 ऑफर्स हमने किए, एंड एट द एंड जो हमने हायर किए वो 25 किए। ठीक है, मतलब एप्लीकेंट आपके पास 300 आ गए, फिर जो उनको आपने इंटरव्यू में बुलाया वो 100 थे। 300 बंदे ने एप्लीकेशन दी, 100 को आपने शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया, उसमें से 50 को आपने ऑफर भेज दिए, और उन 50 में से 25 आप लोग हायर करते हैं। सो यील्ड रेशियो आपके पास जो होती है हमेशा 50-50 होती है, 2:1 की उसके ऊपर आती है एट द एंड। उसके बाद कंस्ट्रेंट्स बहुत सी जगहों पे आ जाती है रिक्रूटमेंट में, जैसे इमेज ऑफ द कंपनी हमने देखना होता है, अट्रैक्टिवनेस ऑफ द जॉब हमने देखनी होती है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी देखनी होती है, रिक्रूटमेंट कॉस्ट देखनी होती है। उसके बाद बिजनेस ऑब्जेक्टिव जैसे एचआर प्लानिंग है, जॉब एनालिसिस है, उसमें आपकी दो चीज़ें आ जाती है, जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन। इसमें रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन जो कि दो प्रोसेस हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये साथ साथ चलते हैं। इस फ्लो चार्ट को ज़रा गौर से पढ़ें सारे, और फिर मैं देखूंगी, मैं आपसे पूछूंगी कि कौन सा स्टेप इसमें इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, वर्दा, सिद्रा, फातिमा, नुसरत, इरम, मिशाइल, सिमरा, टेल मी के व्हाट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा स्टेप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इधर, जल्दी से बताएं, शाबाश।
हाँ जी, कोई किसी ने आंसर दिया है सिलेक्शन, किसी ने एनालिसिस बताया है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है। तो इसलिए कि इसकी बेस पे जो है वो सारी चीज़ें आगे होनी होती है। सिलेक्शन जो है वो फाउंडेशन है। रिक्रूटमेंट में तो देखें ना, हम लोग सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल देखते हैं। पोटेंशियल देखने के बाद जब हम शॉर्टलिस्ट करते हैं चीज़ों को, तो वो आ जाता है आपकी किसमें, सिलेक्शन का पार्ट बन जाता है। सिलेक्शन नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए हायर और नो हायर। ठीक है, जैसे हम हायर करते हैं या नो हायर करते हैं। Decision regarding each applicant for a job. और number 2, selection is the process of choosing qualified individuals who are available to fill the position in organization. ठीक है, और सिलेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, उन क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स को चूज करते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बेसिक अगर क्राइटेरिया देखें इसके, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास फॉर्मल एजुकेशन आ जाती है, एक्सपीरियंस आ जाता है, एंड पास्ट परफॉर्मेंसेस आ जाती हैं। उसके बाद फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर आपको देखनी होती है। अब इस फ्लो चार्ट को ज़रा आप गौर से देखें। इनिशियल स्क्रीनिंग सबसे पहले, पास्ट, ठीक है, कंप्लीटेड एप्लीकेशन पास्ट, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट अगर आपने दिया है तो पास्ट, कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू देखते हैं, बैकग्राउंड एग्जामिनेशन देखते हैं अगर रिक्वायर है, ठीक है, उसके बाद मेडिकल या फिजिकल एग्जामिनेशन इफ रिक्वायर्ड वो देखते हैं, ठीक है, परमानेंट जॉब ऑफर एट दी एंड हम देखेंगे। अब अगर तो किसी किस्म की कोई कंडीशंस इसके साथ ऑफर की जा रही हैं, तो हम दोबारा से किस वाले स्टेप पे चले जाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू पे, क्योंकि उसी वक्त में सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस तक देखी जाती हैं। उसके बाद रिजेक्ट अगर कर दिया गया है इन एनी केस, यूनिट अनफिट टू डू एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द जॉब, तो क्या कर दिया, उसको आपने कर दिया अनफिट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्शन जो होती है वो प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड, ठीक है। उसके बाद फेल टू इम्प्रेस इंटरव्यूअर एंड मीट द जॉब एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू वाले स्टेप में। और एम्प्लॉयमेंट वाले में क्या है कि आप जो उस टेस्ट में ही जो है वो आपने फेल हो गए और आपने वो ग्रेडिंग जो है वो अचीव नहीं की, वो आपको ग्रेड्स नहीं मिले। तो दैट्स वाई जो है वो आप एक उसके जो आपका एक टेस्ट वाला पार्ट था, आप उसी को क्वालिफाई नहीं कर सके। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें हम, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, तो कंप्लीट एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई भी जॉब एडवर्टाइज होती है तो बड़ा क्लियरली बताते हैं कि आपने सारी की सारी जो इसकी वो है टर्म्स एंड कंडीशंस उनको सामने रखा है। इनकम्प्लीट जो एप्लीकेशन है उसको कभी भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट आपने वो सारी की सारी जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो वो कहते हैं कि साथ में अटैच करके देनी है, वो आपने अटैच करके देनी होती है। एंड फेल टू मीट दी मिनिमम क्वालिफिकेशन। और इनिशियल स्क्रीनिंग में जो है वो आप मिनिमम क्वालिफिकेशन को भी देखते हैं कि इनिशियल स्क्रीन एट द टाइम ऑफ इनिशियल स्क्रीनिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या थी। अब 3 मोस्ट कॉमन मेथड्स जो कि वो कहता है यूज हो सकते हैं, टेस्टिंग है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन है, एंड इंटरव्यू है। ये वो सारे के सारे मेथड्स हैं जो कि आप साथ साथ देखते हो। क्या हाल है नसरीन? अल्लाह का शुक्र। टेस्टिंग है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन है, इंटरव्यूइंग है, क्लास थी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टेस्टिंग। टेस्ट measures knowledge, skill and ability as well as other characteristics such as personality traits। और टेस्टिंग में आपके पास जो है वो नॉलेज मेजरमेंट आ जाती है, स्किल आ जाती है, एबिलिटीज आ जाती है और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं जिसमें कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स आ जाते हैं।
और टेस्टिंग टाइप्स में आपके पास कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट आ जाता है, पर्सनालिटी टेस्ट आ जाता है, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट आ जाता है, इंटेग्रिटी टेस्ट आ जाता है, इसके अलावा ड्रग टेस्ट आ जाता है, वर्क सैंपल टेस्टिंग आ जाती है। ठीक है, वर्क सैंपल टेस्टिंग भी इसके साथ साथ आती है। उसके बाद कॉग्निटिव एबिलिटी में आपकी सारी की सारी जो है ना मेंटल एबिलिटीज़ जो है उनकी वो सारी की सारी हम अंडर कंसिडरेशन रखते हैं। तो फिजिकल एबिलिटी में आप सारी की सारी जितनी भी है वो आपका जो सिस्टम है, डिफरेंट बॉडी के सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, उनकी स्ट्रेंथ को आप रखते हो। ठीक है, और पर्सनैलिटी टेस्टिंग में जो है वो आपकी थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स, आप इनको मद्देनजर रखते हो। अगर इनमें से किसी भी स्टेप के ऊपर आप समझते हो कि फेलियर आ रहा है तो इट डजंट मीन कि यू आर फिट फॉर दीज जॉब। क्यों? क्योंकि जब एट द टाइम ऑफ द ऑफर या एट द टाइम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन SOPs उन्होंने इन तीनों पैरामीटर्स को फॉलो करना है, कॉग्निटिव एबिलिटी को भी करना है, फिजिकल एबिलिटी को भी करना है और पर्सनालिटी टेस्टिंग भी करनी है। ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने तीनों को साथ साथ मद्देनजर रखना है। आगे आ जाता है इंटेग्रिटी टेस्टिंग। इट इज़ डिजाइंड टू असेस द likelihood that applicants will be dishonest or engage in illegal activity। ठीक है, ये इसलिए देखा जाता है कि एप्लीकेंट्स जो है वो डिसऑनेस्ट तो नहीं है, किसी किस्म की कोई क्रिमिनल या कोई और इस तरह का तो रिकॉर्ड नहीं है, इसके अलावा कोई नारकोटिक्स या इलीगल ड्रग अब्यूजिंग ये वाली चीज़ तो नहीं है। वर्क सैंपल टेस्टिंग मेजर्स परफॉर्मेंस ऑन सम एलिमेंट ऑफ द जॉब। और इसके अलावा आप क्या करते हो, परफॉर्मेंस मेजरमेंट करते हो सम एलिमेंट ऑफ द जॉब को। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग अंडर कंसिडरेशन करते रखते हो। उसके बाद इंफॉर्मेशन गैदरिंग। कॉमन मेथड्स फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड रिज्यूम्स, बायोग्राफिकल डाटा जिसे कहते हैं। ये ठीक है, जिसमें आपके पास रेफरेंस चेकिंग आ जाती है। ठीक है, रेफरेंस चेकिंग भी हम लोग एट दी एंड देखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, तो ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं कि जो आप साथ साथ उनकी रिज्यूम जो भी आप वो आपको सबमिट करा के जाते हैं उसके अंदर सारी की सारी बायोग्राफिकल रेफरेंसिंग मौजूद होती है। एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिज्यूम फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे सामने आता है जनरली उसमें आस्क फॉर इंफॉर्मेशन सच एज आपका एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, आपका फ़ोन नंबर आ जाता है, आपकी क्वालिफिकेशन या एजुकेशन जो भी हाईएस्ट आपकी होती है वो देखते हैं, आपका टोटल वर्क एक्सपीरियंस को देखा जाता है, कोई इफ़ यू हैव एनी ट्रेनिंग, अगर किसी किस्म की आपने कोई ट्रेनिंग किया उसको देखते हैं। ठीक है, फिर ये देखते हैं कि लेवल कौन सा है, प्रोफेशनल लेवल है, सिमिलर इन्फॉर्मेशन इज़ जनरली प्रेजेंटेड इन रिज्यूम। ठीक है, और इस तरह की इंफॉर्मेशन को आपने रिज्यूम के अंदर देखा हो जाता है। बायोग्राफिकल डाटा के अंदर आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स आते हैं दैट हैव शेप्ड ए पर्सन्स बिहेवियर एंड आइडेंटिटी, जो कि पर्सन के बिहेवियर या उसकी आइडेंटिटी को शेप करते हैं। रेफरेंस चेकिंग के अंदर इन्वॉल्व्स कॉन्टैक्टिंग एन एप्लीकेंट्स प्रीवियस employers, teachers or friends to learn more about the applicant issues with reference checking। ठीक है, और ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि साथ साथ आप देखते हैं। नंबर 3, इंटरव्यूज। इंटरव्यू कहता है द इंटरव्यू इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज सिलेक्शन मेथड। इंटरव्यू जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सिलेक्शन मेथड है। इंटरव्यूइंग अकर्स व्हेन द एप्लीकेंट रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन पोस्ड बाय द मैनेजर और सम अदर ऑर्गेनाइजेशनल रिप्रेजेंटेटिव या इंटरव्यूअर। बेसिकली जब भी एप्लीकेंट कोई भी किसी जगह पे इंटरव्यू देने जाता है तो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर जो है या इंटरव्यूअर जो है जो भी क्वेश्चन करता है वो इसकी तरफ से पूछा जाता है। टिपिकल एरियाज इन विच क्वेश्चंस आर पोस्ट इंक्लूड एजुकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ जॉब, प्रोसीजर, मेंटल एबिलिटीज, पर्सनैलिटीज, कम्युनिकेशन एबिलिटीज एंड सोशल स्किल्स। ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि साथ साथ देखी जाती हैं। एजुकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज, जॉब, प्रोसीजर, मेंटल एबिलिटीज, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू में आपके पास स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आ जाते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आ जाते हैं। स्ट्रक्चर में आपके पास जो है वो सिचुएशनल इंटरव्यू भी हो सकते हैं, बिहेवियरल इंटरव्यू भी हो सकते हैं, और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है उसमें ये दोनों इसका पार्ट नहीं होंगे।
स्ट्रक्चर जो है उसमें जैसे कि हमारे पास लिस्ट ऑफ प्री डिटर्मिन्ड क्वेश्चंस होते हैं, ऑलरेडी हमें पता होता है कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं। ऑल एप्लीकेंट्स आर आस्क्ड द सेम सेट ऑफ क्वेश्चन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, सिचुएशनल इंटरव्यू एंड बिहेवियरल इंटरव्यू। अब हमें पता है कि हमने जब इंटरव्यू करना है तो हमने स्ट्रक्चर करना है, यानी कि ऑलरेडी हमने क्वेश्चन बना के रखने हैं, वो स्ट्रक्चर्ड है। आगे से स्ट्रक्चर्ड की उसने 2 एग्जांपल दी हैं कि वो बिहेवियरल भी हो सकता है और सिचुएशनल भी हो सकता है। सिचुएशनल के अंदर क्या कहते हैं, इन विच द इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चन अबाउट व्हाट द एप्लीकेंट वुड डू इन ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम उसको कोई भी कंडीशन लगा के बता देते हैं कि फॉर एग्जांपल इस तरह की कंडीशन हो तो आप किस तरह से बिहेव करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट सिचुएशनल इंटरव्यू। बिहेवियरल इंटरव्यू में क्या है, इन विच द क्वेश्चन फोकस ऑन द एप्लीकेंट्स बिहेवियर इन पास्ट सिचुएशन। ठीक है, और इसमें जो है वो पास्ट जो भी सिचुएशन बनी होती है उससे रिलेटेड होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड जो है वो ओपन एंडेड होते हैं एंड उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपकी अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करना होता है, बताना होता है कि मतलब आप अपने बारे में बताएं। देयर इज ओपन हाउस, दिस अलाउज द इंटरव्यूअर टू प्रोब एंड पोज डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन टू डिफरेंट एप्लीकेंट। और इस तरह से इंटरव्यूअर जो होता है, यानी कि जो इंटरव्यू ले रहा होता है, वो क्या करता है, वो प्रोब करता है डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन को टू डिफरेंट एप्लीकेंट के लिए, कि मतलब वो प्रॉबिंग के स्टेप में आ जाता है, उसको प्रॉब करता है ताकि चीज़ों को जो है वो एक्सप्लोर किया जाए। नेक्स्ट आ जाता है क्रिएटिंग स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस। अब स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हमने कैसे बनानी है, स्टेप 1 डिटरमिन व्हाट टू मैयर, क्या मैयर करना है। यूज जॉब एनालिसिस डिसाइड डिटरमिन needed knowledge, skills, abilities. Think about characteristics that separate top performance from the rest. ठीक है, focus on attributes that are critical for success across jobs in organization. उसके बाद है write questions. Step 2 meet as a group with other people who will conduct interview. ठीक है, number 3 अस्सलाम वालेकुम, create बिहेवियरल एंड अच्छा लग रहा है बहुत, थैंक यू। ये कोटा क्यों पहन लिया ऊपर, यार सर्दी है तो मैं उतार के दिखाओ, उतार के दिखाओ, मेरा तुम्हारा मिलता जुलता ही है फिर। नहीं वो गाड़ी में पड़े हुए हैं, हाँ, यही वाला कपड़ा है, अच्छा ये लग मेरा रहा है। वो गेंदा था और गेंजा ही है मेरा भी। इसका दुपट्टा तुमने वो क्यों नहीं पहनना, सिला ही नहीं है तो मैंने पहना जाओ नहीं। दफा जाओ, रात को पता है कितनी लेट घर पहुंची हूँ, ऊपर से मुंह जिंदे बने तुम्हारे हुए बाहर आई, उसको वो घर बन में। गया क्यों, पता नहीं क्या उसका मसला होगा कुछ। तो फिर पहले मुंह तो बना नहीं हुआ। था करता, कभी कभी इस बात का थोड़ी होता है, उसको कोई किसी और और मसला बात। था। अच्छा, बहुत प्यारा लग रहा है। इसका दुपट्टा कौन सा है, एक तो मेरे मुंह में बात नहीं ना रहती, मैंने मुंह में बात भी घर जाके बता दी तो तबाह पड़ा था। किस तो पे, मैं गला में रोक दूंगा जबरदस्त आज जाके। तो वो चाहे उसको बता दे, वो बताएगा नहीं तो वो लड़ाई पड़ जाएगी यहाँ। नहीं बताऊंगा ना नहीं आपको क्या नाम देना है उसमें, बस उसको एक नेचुरल बातें नहीं जो वहाँ वो यहाँ से बहुत टाइट है, सांस नहीं निकल रहा। रात को 7,500 में वही खरीदती रही हूँ। मैंने कहा ये भी ले लेती है, वो नीली भी ले ली मैंने, और जिसके पीछे वो बना हुआ था। हाँ अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ हाँ, सर वैसे लिए आई है कॉल फिर से, वो कह रहे थे मैंने आप लोगों ने मेरे साथ जाना, तो मैं ये कह रही हूँ उनको बार बार हो रहा, तो मैं और सुमंतर को भी साथ ले लेती हूँ, हम उसके साथ चल जाते हैं, आपके साथ भी 3-4 लोग हो जाएंगे, चलो मतलब जाएगा, जिन्होंने पेट्रोल डलवाया तो आपके साथ बड़े बैठेंगे जाके, ठीक है, फिर हम इस तरह से चले जाते हैं, क्या कहती हैं आप? जी नहीं, मैंने जो है ना जाने वाले वो उन्होंने नहीं जाना है, फैसल से को काम करे, फैसल तो ना लड़ाइयाँ ही डलवाता है, मनूस ना हो तो उसे और कोई नहीं मिलता क्या कहने के लिए। हाँ।
मुझे डर लग रहा है कि हमारे पास आ जाओ। Step 2, write question, meet a group with other people who will conduct interview, create behavioral and situational question that may attribute from step 1. Be sure that all questions are appropriate and legal. Step 3 में आपके पास होता है plan evaluation for each question. उसके बाद जब आपने question जो पूछे होते हैं उससे रिलेटेड आप क्या करते हो, उनकी सारों की evaluation करते हो, जिसमें आपके पास जो है वो आप देखते हो कि गुड है, एवरेज है, पुअर रिस्पॉन्स है, ठीक है, हर क्वेश्चन के केस। उसके बाद आपने उनको कोई पर्टिकुलर नंबर असाइन किया होता है, स्कोर असाइन किए होते हैं। मेक श्योर दैट एवरीवन हु विल इंटरव्यू एग्री ऑन द एवेल्युएशन, ठीक है। और इस तरह से आप क्या करते हो कि एवरी पर्सन जो है आप उसको एवेल्युएट कर लेते हो। अब सिलेक्शन मेथड्स इंटरव्यू एवेल्युएशन फॉर्म में आपके पास मिसाल के तौर पे ये उन्होंने डिफरेंट फॉर्म्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कोहिनूर मिल्स लिमिटेड है, वतीन टेलीकॉम है और हाउस है। ये मतलब इस तरह से उन्होंने एवेल्युएशन फॉर्म इनका अपना अपना, ये हर ऑर्गेनाइजेशन का या हर कंपनी का एक अपना अपना फॉर्म है। उसके बाद कॉमन इंटरव्यूइंग मिस्टेक्स जो हम करते हैं वो नेगेटिव एम्फेसिस हो सकती है, हॉर्न इफेक्ट हो सकता है और कल्चरल नॉइस हो सकती है। नेगेटिव एम्फेसिस में आपके पास स्नैप जजमेंट आ जाती है, हेलो इफेक्ट आ जाता है और बाइसेस आ जाती है। उसके बाद थॉट ऑफ द डे में आपके पास इफ एन HR person is trying to choose people for an organization, knowing their value is very important. If they are not consistent with the organization value, they are not likely to stay very long, ठीक है। इसमें मतलब ये रॉजर कॉलिंस का है कि अगर तो आपका HR पर्सन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से लोगों को चूज करना चाह रहे हैं तो दे नो अबाउट देयर वैल्यूज एंड देयर इम्पोर्टेंस। अगर ऐसा नहीं है तो इट मीन्स कि उनके साथ जो है जो ऑर्गेनाइजेशन के जो HR आपके मैनेजर है वो उस तरह से लिएजॉन इंटरनल जो है रिक्रूटमेंट के टाइम उनकी उस तरह से वो नहीं बन सका। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिस्टेक्स बस यही है कि स्नैप जजमेंट हम लोग कर लेते हैं, नेगेटिव एम्फेसिस जिसमें आ जाता है, और इसमें आपने हेलो इफेक्ट, हॉर्न इफेक्ट और जो कि चैप्टर के अंदर डिटेल में है जो कि आप लोगों ने डिस्कस करना है, कल्चरल नॉइस आ जाती है, बाइसेस आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि ये बंदा जो है वो किसी और लैंग्वेज का है, सराइकी है, पंजाबी है, सिंधी है, तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। इस किस्म के बाइस नहीं हमने लेके आने होते बल्कि एट दैट टाइम हमने सबको यूनिफॉर्मली ट्रीट करना होता है। हाँ जी, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो इंटरव्यू गाइड मैंने आपको बताई है और स्टेप्स, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
है।